अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसमें एमसीक्यूज भी बहुत बनते होते हैं। इस साल नम्स के टेस्ट में और पिछले साल एग्जाम्स में 2 से 3 एमसीक्यूज केमिकल काइनेटिक्स में से आए थे। तो आपने लेक्चर बाय लेक्चर ये सारे मेरे लेक्चर सुने हैं ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल वर्ड निकला है केमिकल रिएक्शन से, और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन ये है नहीं है कि जल्दी से हमने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देना है, नहीं। इससे मुराद ये है कि हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करना है, अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो हम डिफाइन करेंगे इसको द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच हमने जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना है, और इसमें कौन कौन से इसके ऊपर फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? रेट ऑफ रिएक्शन से ये मुराद है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, क्या वो स्लो प्रोसेस है, क्या वो मॉडरेट प्रोसेस है, या वो फास्ट रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। और उसके बाद सेकंड जो हमने पढ़ना है इसमें ये है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि ये कितने स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या ये सिंगल स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, क्या ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, क्या ये मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। और लास्ट में हमने पढ़ना है द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल रेडिएशन, सनलाइट, कंसंट्रेशन, रेडिएशंस, कैटलिस्ट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टडी जिसको क्या करते होती हैं, ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया, जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया, और इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उनको स्टडी किया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स वर्ड भी निकला है स्पीड से, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो हम डेली लाइफ में हमारा तीन तरह के रिएक्शन से वास्ता पड़ता है। डेली रूटीन में हम 3 तरह के रिएक्शंस को देखते होते हैं, या तो कुछ स्लो रिएक्शंस होते हैं, या फास्ट रिएक्शन होते हैं, या मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर मैं स्लो प्रोसेस की बात करूं, मैं स्लो रिएक्शन की बात करूं, तो स्लो रिएक्शन में हमारे पास आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये किस में आ जाता है, ये स्लो रिएक्शंस में आ जाता है। और अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल देखूं, मॉडरेट रिएक्शन जो कि ना स्लो हो ना ही फास्ट हो, तो वो उसमें कौन सा आ जाता है, उसमें आ जाता है कंबस्शन ऑफ कोल। कंबस्शन ऑफ कोल, कोयले का जलना, जैसे आप ब्रिक्स कंपनीज में देखते होते हैं। ब्रिक्स कंपनीज में जो ईंटें होती हैं और 10 से 12 दिन 15 दिन जो है ये क्या करती रहती हैं, पकती रहती हैं, उसको कोयले को आग लगी रहती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंबस्शन ऑफ कोल। और अगर मैं फास्ट रिएक्शन की बात करूं, तो फास्ट रिएक्शन में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, फास्ट रिएक्शन में हमारे पास एक्सप्लोजन आ जाती है, धमाका एकदम से हो जाना, ये किसमें आ जाता है, फास्ट रिएक्शन में। तो हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में 3 तरह के रिएक्शन से हमारा वास्ता पड़ सकता है और पड़ता है। फर्स्ट वन कौन से होते हैं, स्लो, सेकंड वन कौन से होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, और थर्ड वन कौन से होते हैं, फास्ट रिएक्शन। हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी यही पढ़ना है कि कौन से ऐसे रिएक्शन है जो स्लो प्रोसेस से वकूफ़ पज़ीर होते हैं, स्लो प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, और कौन से ऐसे रिएक्शन है जो मॉडरेट हैं, कौन से ऐसे रिएक्शन है जो फास्ट रिएक्शन है। तो पहला हमने स्टार्ट करना है, याद रखिएगा इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और तीसरी चीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है फैक्टर्स। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो पहला हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मुराद है। अब यहाँ पे रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन की क्या
स्पीड क्या होगी, क्या वो स्लो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, क्या वो मॉडरेट में, क्या वो फास्ट स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, कम होना। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड में अगर इसको मिला के लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नाउन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं dx ओवर dt से, dx ओवर dt से। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, dx ओवर dt से। उसके बाद हमने देखना है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dx ओवर dt, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का वक्त के साथ साथ चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई एग्जाम्पल अगर हम कहें, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे पास रिएक्टेंट ए है, इसने चेंज हुआ है, इसने होना है प्रोडक्ट बी में, तो ये हमारे पास क्या कहलाया, ये रिएक्टेंट कहलाया और ये हमारे पास कहलाया प्रोडक्ट। अब इसने, अब स्टार्ट में रिएक्शन को मैंने प्रोसीड करवाया, स्टार्ट करवाया, तो स्टार्ट में क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बी की कंसंट्रेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यही तो हमने ऊपर पढ़ा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब हमने पढ़ा है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, ए की डिक्रीज होती जाएगी। और डी हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन ए की जो कि डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पर यूनिट टाइम। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इक्वल है dx ओवर dt इक्वल है डेल्टा बी ओवर डेल्टा डी, कि हमारे पास वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना और वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा, अब हमने पढ़ा है, हमने क्या कर लेना है, हमने एक्स एक्सेस पर टाइम ले लेना है जो कि सेकंड्स में होगा, और वाई एक्सेस पे हमने कंसंट्रेशन ले लेना है जो कि हमारे पास होती है मोल पर डीएम क्यू, मोल पर डीएम क्यू। अब एक्स एक्सेस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सेस पे हमने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन ले ली जो कि हमारे पास है मोल पर डीएम क्यूब में। अब टाइम हमारे पास 0, 10, 20 बढ़ता बढ़ता 50 सेकंड्स तक, और कंसंट्रेशन हमारे पास 0 से लेकर 50 हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसे आएगा दोनों का रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद अगर हमने यूनिट निकालना हो, उसके बाद हमने अगर यूनिट निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन का, तो किस तरीके से निकालेंगे, यूनिट निकाल लेते हैं। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के, टाइम को हम किस में ले रहे हैं, सेकंड्स में। अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, कंसंट्रेशन इक्वल होती है मोलैरिटी के, कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम को हमने सेकंड में लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। तो हमारे पास ये डिवाइड में ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये हमारे पास ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका यूनिट है, ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन का
यूनिट। तो इस तरीके इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास रिएक्शन है जो कि प्रोसीड हमने किया है 5 बजे और उसने एंड होना है 6 बजे। तो हमने क्या किया, 5:30 पर एक रेट ऑफ रिएक्शन का हमने जो है वो रिएक्शन स्टॉप करके उसका रेट देख लिया, और एक हमने कर लिया 5:45 या 50 मिनट के ऊपर। तो दोनों का हमने क्या कर लिया, दोनों का एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा वो हमारे पास कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने ऊपर डिफाइन भी किया, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, टू टाइम इंटरवल, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में हमने जो हमारे पास एवरेज निकला है उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड टाइप हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन को आप किसी भी टाइम के ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रोककर इसके रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, तो उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर आपने रिएक्शन का रेट रोककर उसके रिएक्शन का स्पीड जो है वो मेजर करना चाहिए, देखना चाहिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों में से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में एमसीक्यूज बहुत बनते हैं जो कि एंटी टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप बताएं बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपसे पूछ लेता है कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टार्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, या पूछ लेता है कि रिएक्शन के मिड में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। या उसके बाद पूछता है कि फाइनल स्टेट में एट द एंड ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, इसका रेट ज़्यादा होता है या एवरेज का रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन की स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम के ऊपर आप जब निकालेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। तो इसमें क्या होगा, उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो इस वजह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होगा, हाई होगा एज कम्पेयर टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर मैं मिड की बात करूं कि हमारा एक रिएक्शन है 3 बजे स्टार्ट करना है, हमने 4 बजे खत्म करना है, तो रिएक्शन के मिड में 3:30 के ऊपर एट द मिड ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा किसके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। और रिएक्शन के एंड में एट द फाइनल स्टेज ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 3 एमसीक्यूज हैं, इनको आपने गौर से देखना है कि रिएक्शन के स्टार्ट में, रिएक्शन के मिड में, रिएक्शन के फाइनल स्टेज में, एट द एंड ऑफ रिएक्शन किसका रेट ज़्यादा होता है और किसका रेट लो होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर।